जो पर्सनल काम कर रहे हैं स्लाटर हाउस पे, जो प्रोसेसिंग एरिया में, जो पैकिंग एरिया में, जो सप्लाई चेन एरिया में, डिफरेंट प्रोसेसेस में डिफरेंट पर्सनल इन्वॉल्व होंगे। उनकी पर्सनल हाइजीन, उनकी सेहत, उनकी सफाई सुथराई के मतलब जितने भी फूड सेफ्टी और क्वालिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए लाजमी तौर पर। लाइक उनको वर्कर्स को एप्रन पहनने हैं, हाइजेनिक मेजर्स को अडॉप्ट करना है, उनको वाइजर पहननी है, उनको अपना हुलिया बेहतर बनाना है, उनको अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है टुवर्ड्स दी प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। इसी तरीके से ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोई चीज खानी पीनी नहीं है, इसी से भी अवॉइड करना है, और क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करना है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मीट प्रोसेसिंग हाइजीन एंड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। अब इसमें बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं, लाइक प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, लाइक जो रॉ मटेरियल है हमारा, रॉ मीट है या सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, क्लीनिंग टूल्स हैं, वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, टेबल्स हैं, मशीन्स हैं, डिफरेंट पर्सनल इन्वॉल्व हैं, उन्होंने क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है। इसी तरीके से देन मिनिमाइज माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करना है, प्रॉपर टेम्परेचर दे के जो रॉ मटेरियल है, जो मीट है, उसको लो टेम्परेचर पे महफूज करना है। इसी तरीके से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रिड्यूस करना है। लाइक रिड्यूस कैसे करना है, मीन्स टू से प्रोसेसिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके, हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर देनी है, उसकी पीएच को मेंटेन करना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मीट हाइजीन और इंस्पेक्शन में जो इन्वॉल्व हैं। ओके, अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ कारकेस क्वालिटी। सो जो मीट की क्वालिटी के साथ डायरेक्टली लिंक है, उसमें फूड बॉर्न इलनेस को मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है। लाइक फूड बॉर्न इलनेस काज किन ऑर्गेनिज्म से होती है, उनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं, लाइक इकोलाई है, साल्मोनेला स्पीशीज हैं, कंपाइलोबैक्टर स्पीशीज हैं। सो माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि किन माइक्रोब्स से हमने मीट को बचाना है, महफूज रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक प्लेट काउंट, दैट इज द जनरल मेजर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेटस। हम मीट की एरोबिक प्लेट काउंट को चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे थ्रू लेबोरेटरी एनालिसिस। फिर उसके बाद टोटल वायबल काउंट चेक करेंगे, फिर टोटल कॉलीफॉर्म काउंट चेक करेंगे। इसी तरह फीकल कॉलीफॉर्म्स की स्ट्रेंथ ये डिटरमिन करेगी कि कॉलीफॉर्म्स कितने हैं, दैट विल डिटरमिन द मीट क्वालिटी। देन साल्मोनेला स्पीशीज हैं, उनको हमने उनका चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। फिर high total viable counts, that will determine the poor keeping quality, that is ultimately correlated with the shelf life of that product that is under study. So the presence of more coliforms indicates that the slaughtering took place under unhygienic conditions. अगर coliforms ज़्यादा हैं लेबोरेटरी एनालिसिस के बाद हमें पता चले तो इसका मतलब ये है कि स्लॉटरिंग जो कि अनहाइजेनिक कंडीशंस में टेक प्लेस हुई है। इसी तरह द प्रेजेंस ऑफ इकोलाई इन मीट इज देयरफॉर इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटेमिनेशन, मींस एक्सक्रीटा के साथ, एनिमल एक्सक्रीटा के साथ जो है वो उसका फ्लैश मीट कंटेमिनेट हो गया। सो अवॉइडिंग क्रॉस कंटेमिनेशन इज द हैविंग द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन दिस कंसर्न। ओके, अब हम बात करेंगे कि माइक्रोबियल क्राइटेरिया क्या है फ्रेश मीट का, मतलब कितने नंबर ऑफ माइक्रोब फ्रेश मीट के लिए मतलब जिनको हम अलाउ करते हैं। उससे तादाद बढ़ जाएगी तो हम कंसिडर करेंगे कि मीट की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो चुकी है या होने वाली है, दैट इज द अलार्मिंग स्टेज। सो गुड माइक्रोबियल स्टैंडर्ड क्या है, टोटल प्लेट काउंट दैट इज पर सेंटीमीटर स्क्वायर that is less than 10 raised to power 4, इतने नंबर ऑफ माइक्रोब्स इस रेंज में होने चाहिए। इसी तरह एंटेरो बैक्टीरियासी के केस में क्या लेस देन 100 माइक्रोब्स होंगे तो उसको हम फ्रेश मीट कंसिडर करेंगे। इसी तरह क्रिटिकल माइक्रोबियल कंडीशन
किस रेंज में आती है, अगर 10⁴ टू 10⁵ की रेंज में वो कैटेगरी फॉल करेगी। इसी तरह इंटेरोबैक्टीरियेसी के केस में है मोर देन 100 एंड लेस देन 1000, मतलब 100 टू 1000 की रेंज में। अब यहाँ तक तो मतलब गुड और क्रिटिकल की कंडीशन में फॉल करता है मीट। अगर हम नॉन एक्सेप्टेबल लिमिट्स की बात करें, जो कि इंडस्ट्री का क्राइटेरिया है, रेगुलेटरी बॉडीज का क्राइटेरिया, उसमें अगर मोर देन 10⁵ नंबर ऑफ टोटल प्लेट काउंट होंगे तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इनकमिंग मीट को एज अ रॉ मटेरियल। इसी तरह इंटेरोबैक्टीरियेसी की तादाद अगर मोर देन 1000 होगी, 10⁻³ होगी, तो उस मीट को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दैट इज कंसिडर एज नॉट सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। ओके, अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑन मीट। मुख्तलिफ बैक्टीरिया मीट के ऊपर क्या क्या जो है वो इफेक्ट काज करते हैं, लाइक मीट स्पॉइलेज और मीट पॉइजनिंग। ये दो मेन कैटेगरीज हैं। मीट स्पॉइलेज में कौन कौन सी कंडीशंस हमें फेस करना पड़ती हैं, लाइक पुट्रिफिकेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, लाइक डिफॉर्मेशन ऑफ स्लाइम, मतलब स्लाइमी एक चिपकने वाली तय उसके ऊपर मीट के ऊपर बन जाएगी। दैट विल क्लियरली इंडिकेट दी पुट्रिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज दी protein breakdown. So that will be considered as the quality defect. उसके बाद sourness की एक कंडीशन आती है मीट के ऊपर, that is the production of lactic acid that causes the discoloration of meat, that will indicate that meat has been spoiled. इसी तरह उसकी जो फर्दर नेक्स्ट स्टेज है उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं, दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। फैट्स ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएंगी, उसका कलर खराब हो जाएगा, उसकी स्मेल, उसकी जो ऑर्डर है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद मीट पॉइजनिंग की क्या कंडीशंस हैं, लाइक इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन दैट इंजेस्टेड विद कंटेमिनेटेड फूड, उस एनिमल को जहरीला खाना खिला दिया गया किसी वजह से, या बैक्टीरिया उसके मैदे में जाके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं, उन्होंने टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो ऑर्गेनिज्म बीमार हो गया। इसको इन्फेक्शन यानी कि कोई डिजीज हो गई उस ऑर्गेनिज्म को, उस मीट एनिमल को। उसके बाद इंटॉक्सिकेशन आता है। इंटॉक्सिकेशन क्या है, microorganisms, bacteria या molds multiply in contaminated food and produce toxins. Ingestion of toxins by consumer causes illness. इन्फेक्शन एनिमल को हो सकता है, आगे फर्दर इंटॉक्सिकेशन, वो इन्फेक्टेड एनिमल का मीट खा के जो कंडीशन क्रिएट होगी इसको हम इंटॉक्सिकेशन करेंगे और वो उस कंज्यूमर के अंदर क्रिएट होगी जिसने वो इन्फेक्टेड एनिमल का मीट खाया है। सो दीज ऑल डिफेक्ट्स आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द meat quality that has economic concerns as well, so it must be considered. ओके, अब हम देखेंगे पुट्रिफिकेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म पुट्रिफिकेशन काज करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन काज करता है, सभी के कास्टिव ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। लाइक पुट्रिफिकेशन में क्या है, सूडोमोनास, कोल्ड रूम फ्लोरा भी इसको बोलते हैं, प्रोटियस और क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलाइनम, ये दो स्पीशीज हैं इसकी। इसी तरह सोरिंग की जो कंडीशन है वो लैक्टोबैसिलस और एंटेरोकोकस काज करेगा। इस तरह पेडियोकोकस भी काज करेगा। इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उनका मेजर रोल है। जो फर्मेंटेशन है वो कौन से काज करेंगे, बैक्टीरिया यीस्ट हैं जिनमें सैक्रोमाइसिस सर्विसाई है। इसी तरह सैक्रोमाइसिस की डिफरेंट अदर स्पीशीज भी इन्वॉल्व हैं इसमें, एंटेरोबैक्टीरियेसी इन्वॉल्व हैं और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं मीट की फर्मेंटेशन में। सो इस केस में जो यीस्ट हैं, सैक्रोमाइसिस स्पीशीज और एंटेरोबैक्टीरियेसी स्पीशीज, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं और ये तीनों ऑर्गेनिजम्स मिल के फर्मेंटेशन काज करते हैं प्रोडक्ट की। उसके बाद turbidity, that is the cloudy brine in meat juice, that is formed basically by lactic acid bacteria and enterobacteriaceae, और ख़ास तौर पे ये वैक्यूम पैक्ड मीट के अंदर ये इशू क्रिएट होता है। इसी तरीके से स्लाइम फॉर्मेशन, सूडोमोनास ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज हैं, एंटेरोबैक्टीरियेसी हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, यीस्ट हैं जो कि रॉ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे रॉ हैम्स के ऊपर ये स्लाइम फॉर्म करते हैं, एक म्यूकस की लेयर फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से रेंसिडिटी ऑफ फैट्स,
is mainly caused due to the presence of oxygen, but certain microorganisms are also capable of causing fat deterioration. उसके बाद mold growth that is caused by the Penicillium and Aspergillus and Mucor species. So these are the causative agents of some defects in processed meat. ओके अब हम बात करेंगे टेम्परेचर रेंज क्या है मीट की क्वालिटी को डिस्टर्ब करने के लिए या मीट को प्रिजर्व करने के लिए। बेसिकली दो तरीके होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए, एक प्रोडक्ट को हीट करके या दूसरा प्रोडक्ट को उसको ठंडे टेम्परेचर की रेंज में रख के। अगर हम हीट करने की बात करते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो कि रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इस पे माइक्रोब्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जैसा कि लेफ्ट साइड पे पिक्चर में डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ही हम टेम्परेचर रेंज को बढ़ाते हैं 75 तक लेके जाते हैं 65 से 75 की रेंज में, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम मजीद टेम्परेचर को 100 डिग्री तक ले जाएं, प्रोडक्ट को पास्चराइज टेम्परेचर पे ले जाएं, तो माइक्रोब्स उसमें से किल हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट को ठंडे टेम्परेचर की रेंज में रखें, लाइक 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड चिलिंग टेम्परेचर, वहां पे माइक्रोब्स सर्वाइव तो कर जाते हैं, उनकी एक्टिविटी भी होती है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर हम माइनस की रेंज में ले जाएं, दैट इज -18, तो वहां पे माइक्रोब्स की एक्टिविटी सीज हो जाती है और हम इस टेम्परेचर रेंज में अपने प्रोडक्ट को, मीट प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया कि हर 2 घंटे के वक्फे से नंबर ऑफ माइक्रोब्स डुप्लीकेट, मल्टीप्लाई। सो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब 3 घंटे के बाद नंबर ऑफ माइक्रोब्स रूम टेम्परेचर पे कितने ज़्यादा, नियर अबाउट 516 नंबर ऑफ माइक्रोब्स इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी तरह आफ्टर 3 to 6 आवर्स दैट मीट इज डिटीरियोरेटेड। सो focus must be considered on how to preserve the meat in ideal conditions. Okay, अब हम HACCP की इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। बेसिकली HACCP क्या है आप सब लोग जानते हैं, दैट इज हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। दैट इज अ हैजर्ड एंड रिस्क असेसमेंट अप्रोच टू detect which hazard is basically deteriorating or disturbing that meat's quality. So basically there are 3 hazards normally and generally we're talking about: biological hazard, physical hazard and chemical hazards. If we talk about biological hazards, some parasites that may cause zoonosis in meat and meat products. Some kind of bacteria may cause food poisoning or foodborne illness or intoxication, as we have already discussed about it. So some kind of mycotoxins may cause food intoxication, and some microorganisms like viruses can also cause foodborne infections. Other than that, if we talk about the physical hazards that through which meat can be quality deteriorated, the rest of unwanted materials like glass, bone fragments, animal teeth, uh, like metal fragments, like plastics, like needles, like stones, anything else that is of physical nature may cause physical hazard. Other than that is the chemical hazard, that the contamination of meat with antibiotics, contamination meat with veterinary residues and veterinary drugs, like feed additives, like pesticides that may come from field operations. These feed additives can contaminate the meat products. The nitrates or nitrites present in these chemical additives can deteriorate the meat quality. Okay, now we will discuss about the 7 principles of hazard analysis and critical control point through which we can study about HACCP. So first of all is the identification of critical control points. Critical control points में हमने ऐसे points को discover करना जो कि meat की quality को deteriorate कर सकते हैं, like raw material receiving में, raw meat receiving में some meat और non meat ingredients उसको adulterate कर सकते हैं। इसी तरह जो कटिंग फैसिलिटीज हैं, कटिंग टेबल्स हैं, वो अगर साफ सुथरे नहीं हैं तो वहाँ पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स अराइज हो सकते हैं।
हैंडलिंग के दौरान, नॉन मीट एडिटिव्स की हैंडलिंग के दौरान वहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकती है। हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लाइक स्मोक हाउस, कुकिंग वैट्स और ऑटोक्लेव्स अगर साफ सुथरे नहीं हैं, वहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकती है। पैकिंग इक्विपमेंट और पैकेजिंग मटेरियल अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो वहाँ पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को हम डिटरमिन कर सकते हैं। इसके बाद क्रिटिकल लिमिट्स एस्टेब्लिश करना है, क्रिटिकल उन कंट्रोल सीसीपीज के अगेंस्ट। लाइक एक सीसीपी हमने डिफाइन किया कि जी जो इनकमिंग रॉ मीट है उसका टेम्परेचर मोर देन 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी प्रिजर्व एट चिलिंग टेम्परेचर रेंज। सो यहाँ पे सीसीपी हमने लगा दिया। अब उसके अगेंस्ट क्रिटिकल लिमिट कौन सी हमने बनाई, 4 डिग्री सेल्सियस की, कि इस टेम्परेचर रेंज से कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे हम क्रिटिकल लिमिट एस्टेब्लिश करेंगे। क्रिटिकल लिमिट कौन सी, 4 डिग्री से, कि मतलब कि 4 डिग्री से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम टेम्परेचर। इसी तरह पीएच पे भी हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट लगा सकते हैं और उसके अगेंस्ट क्रिटिकल लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक लेस देन 5.7 फॉर बीफ, इट दिस पीएच रेंज शुड बी मेंटेन। इसी तरह मॉइस्चर और वाटर एक्टिविटी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम हमने डिजाइन करना है जो कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा। मॉनिटरिंग इज द रेगुलर periodic measurement of observations at a CCP determine whether a critical limit or target has been met। मतलब जो हमने क्रिटिकल लिमिट पिछली स्लाइड पे हमने देखी है 4 डिग्री सेल्सियस की, उसके ऊपर हमने चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है कि क्या हम उस क्रिटिकल लिमिट को अबाइड बाय तो नहीं कर रहे। इसको हम मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, फॉर एग्जांपल उस क्रिटिकल लिमिट के अगेंस्ट अगर हम एक्सीड कर रहे हैं या उससे कम रेंज में जा रहे हैं उस टेम्परेचर या पीएच रेंज में, तो वहाँ पे हम करेक्टिव एक्शन करेंगे। हम वहाँ पे दुरुस्तगी करेंगे कि कैसे हमने उस फ्लक्चुएशन को रिमूव करना है, थ्रू रिजेक्शन, थ्रू एडजस्टमेंट और थ्रू रिमूवल। रिजेक्शन कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइक इनकमिंग मीट विद हाई इंटरनल टेम्परेचर, वहाँ पे हम उस मीट को रिजेक्ट कर देंगे, रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट कहाँ पे हो सकती है, लाइक रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएशन वहाँ पे आ रही है तो उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रिमूव कहाँ पे कर सकते हैं, विद क्लीन नाइव्स, मिनिमम विजुअल कंटेमिनेशन। लाइक मीट हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीविंग में वहाँ पे मीट के ऊपर थोड़ी बहुत डर्ट लगी है, वहाँ पे क्या है, हम डस्ट या डर्ट को या उतने पार्ट को हम वहाँ पे रिमूव करके उसकी सफाई सुथराई कर सकते हैं। सो इन तीनों टर्म्स के अंदर डिफरेंस है, इन डिफरेंस को समझने की ज़रूरत है और इसको फर्दर हम प्रोसेसिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम करेक्टिव एक्शन की सेंस में डिस्कस करते हैं। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। The procedures are needed to ensure that the HACCP system is working correctly. The particular attention should be given to the monitoring frequency, which may be daily or several times a day or more frequently. Checks on the persons doing the monitoring should be done regularly, as well as calibration of instruments used। मतलब हम कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कोई किसी पर्सोनल को वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ मीट, तो उसका चेक एंड बैलेंस कैसे हमने रखना है, उसकी वर्किंग को, उसकी एक्टिविटी को कैसे हमने वेरीफाई करना है कि आइदर ही इज और दैट इक्विपमेंट इज वर्किंग एज पर एसओपी और एज पर स्टैंडर्ड। दैट इज कॉल्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर। इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब हैसअप सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग। हैसअप को तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ट्रू सेंस में, जब तक हम ईच एंड एवरी स्टेप को हम डॉक्यूमेंटेड और रिकॉर्डिंग में नहीं लेके आएंगे। सो हैसअप के 7 प्रिंसिपल्स हैं। 7वां डॉक्यूमेंटेशन का है, जो पहले 6 प्रिंसिपल्स हैं सभी को ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड इन रिटन फॉर्म, ताकि कल को जब हमने अपनी फर्दर सर्टिफिकेशन के लिए ऑडिट्स करवाने हैं तो उस डॉक्यूमेंट की बेस पे हम फर्दर इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं, उसी बेस पे हम सर्टिफिकेशन भी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी रिटन एंड इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। ओके, अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि बीफ बर्गर बनाने में हैसअप प्लान क्या होगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इस टेबल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले है हमारी प्रोडक्ट है फ्रेश फ्रोजन बीफ बर्गर। प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस इज द रिसेप्शन ऑफ रॉ मीट मटेरियल्स दैट इज बीफ बोनलेस। यहाँ पे हम एक सीसीपी लगा सकते हैं। सीसीपी क्या होगी,
हैजर्ड की, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों हैजर्ड्स के अगेंस्ट हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट चेकअप लगाएंगे। लाइक टेम्परेचर के लिए लगाएंगे, टेम्परेचर जैसे हमने पहले पढ़ा कि 4 डिग्री से प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, उसका कलर प्रॉपर होना चाहिए मीट का, उसका जो ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी है प्रॉपर होनी चाहिए, नो स्लाइम फॉर्मेशन, नो डिस्कलरेशन, नो फिजिकल कंटेमिनेशन। ओके, मॉनिटरिंग प्रोसीजर इस पे क्या होगा, चेक परचेज स्पेसिफिकेशन, इंस्पेक्शन ऑफ मीट सर्फेसिस बाय रैंडम सैम्पलिंग, चेक इंटरनल मीट टेम्परेचर, ये मॉनिटरिंग प्रोसीजर हो गया। अब करेक्टिव एक्शन क्या होगा, उस जो है स्टैंडर्ड के अगेंस्ट वो होगा रिजेक्ट डिलीवरी इफ टारगेट लेवल इज नॉट मेट, ये करेक्टिव एक्शन हो गया। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक रिकॉर्ड करेंगे, मीट रिसीव्ड, फिर सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी स्टेटस लेंगे जिस बंदे ने हमें दिया है ये मीट। उसके अलावा हम मीट का टेम्परेचर रिकॉर्डिंग की उसको नोट डाउन करेंगे। अब स्टोरेज एंड रिसेप्शन इन चिलर, उसमें बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को देखा जा सकता है। बायोलॉजिकल हैजर्ड जो मीट का टेम्परेचर उसके अगेंस्ट चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि क्या उससे कम या ज़्यादा तो नहीं है फ्लक्चुएशन। फिर टेम्परेचर कंट्रोल करके हम उसकी चिलिंग रूम की जो सेटिंग है टेम्परेचर की उसको हम कर सकते हैं। अगर माइनर टेम्परेचर की डेविएशन है तो वहाँ पे हम टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन है तो वहाँ पे उस प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को हम रिजेक्ट करते हैं। अब रिकॉर्डिंग किस चीज़ की करनी है, हमने टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग करनी है, चिलर के टेम्परेचर की। उसके बाद वेइंग स्टेज पे आएगा मीट। वेइंग के बाद हमने फिजिकल और केमिकल कंटेमिनेशन को चेक करना है। विजिबली क्लीन नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स, कॉमन साल्ट लाइक नॉन क्यूरिंग साल्ट टू बी यूज। चेक साल्ट, स्पाइसेस एंड एक्सटेंडर्स फॉर इम्प्योरिटीज, देखना है कि कोई इम्प्योरिटी वगैरह तो नहीं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद रिजेक्ट सस्पेक्टेड बैचेस ऑफ नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इसी तरह प्रिपेयर मीट फॉर ग्राइंडिंग इफेक्ट,